हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज की ये वीडियो है हमारे CUET एस्पायरेंट्स के लिए जो मई 2026 में अपना एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपका एग्जैक्ट सिलेबस जो है अकाउंटेंसी का और इकोनॉमिक्स का, जो CUET के प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में हमको दे रखा है। तो पहले मैं आपके साथ अकाउंटेंसी का पेपर डिस्कस कर लेता हूँ कि पूरा सिलेबस है क्या जो CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखा है, और वो भी डिटेल्ड के अंदर, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं। देखो, ये तो अपना पेपर है 301, आपको पता ही है अकाउंटेंसी का। अब सबसे पहले इसमें जो आपका यूनिट 1 है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अब एक बार देखो डिटेल में जाना क्या दे रखा है। नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप डीड, ये आपका बेसिक थ्योरी है, चैप्टर 1, अपना 12th से कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। दूसरा है अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट का डिवीजन करते हो, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, और गारंटी ऑफ प्रॉफिट और पास्ट एडजस्टमेंट। तो यानी कि ये तो पूरा का पूरा आप 100% सेम मान लो कि चैप्टर है जो हमारा क्लास 12th में ही था। दूसरा यूनिट है रिकॉन्स्टिट्यूशन का। अब इसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो ये टॉपिक आ गया, एसेट्स का रीवैल्यूएशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व या प्रॉफिट, तो ये पूरी तरह से हमारा सेम है। देन गुडविल में नेचर, फैक्टर अफेक्टिंग, मेथड, मेथड में एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, और दोनों ही कैपिटलाइजेशन मेथड्स हो गए। उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें आपका इफेक्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन, रिजर्व के एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पूरा 100% हमारा क्लास 12th का सेम ही है अभी तक। रिटायरमेंट और डेथ के अंदर भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिजर्व्स और गुडविल का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन, और उसके बाद डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना या फिर उसका एग्जीक्यूटर या रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना। तो ये पूरा का पूरा एक तरह से आपका जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है वो चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 बिल्कुल 100% एग्जैक्टली क्लास 12th की तरह सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। उसके बाद है डिसोल्यूशन का यूनिट नंबर 3, जिसमें आपका सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, जो हमारे 4 मेन अकाउंट्स होते हैं, कौन कौन से, रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, या अगर पार्टनर का लोन है तो वो, तो बिल्कुल 100% सेम है। इसमें पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, ये टॉपिक हमारे CA फाउंडेशन में होता है, तो वो ऑब्वियसली हमारे में नहीं आएगा। तो ये भी हमारा क्लास 12th का बिल्कुल 100% सेम है अभी तक, तो अगर मैं इन डेप्थ देखूं तो। उसके बाद यूनिट 4 है आपका कंपनी अकाउंट्स, जिसमें शेयर और डिवेंचर है। इसमें देखते हैं कि कुछ भी नया तो नहीं है। फीचर्स एंड टाइप ऑफ कंपनी बेसिक थ्योरी है। फिर उसके बाद शेयर कैपिटल का मीनिंग, अलग अलग टाइप और नेचर बेसिक थ्योरी है। शेयर अकाउंटिंग की अगर बात करें तो इशू करना, उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, पार, प्रीमियम, कॉल इन एडवांस, कॉल इन अरियर, अदर देन कैश, उसके बाद फॉरफीचर और री इशू। तो पूरी तरह से 100% सेम जो आप 12th में पढ़ते हो। इसके बाद प्रेजेंटेशन की बात करें तो सिर्फ शेयर कैपिटल और डिबेंचर को कंपनी की बैलेंस शीट में शो करना, अगेन 12th का। इशू ऑफ डिबेंचर्स में देखते हैं तो पार, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर, अदर देन कैश में। इसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, सेम टॉपिक। डिबेंचर्स को कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह इशू करना, सेम टॉपिक। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और राइटिंग ऑफ लॉस या डिस्काउंट। तो पूरा का पूरा आपका 100% जो है इन डिटेल अगर मैं देखूं तो 12th का ही सिलेबस है, यहां तक भी यूनिट 4 में। उसके बाद जो यूनिट 5 है हमारा, क्योंकि हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग तो नहीं पढ़ते, तो यूनिट 5 हम तो अपना एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही करने वाले हैं। उसके अंदर अगर आप डिटेल में सिलेबस देखो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जिसमें हमको सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में बनाना है विद मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग, सेम चैप्टर 1 क्लास 12th का। फाइनेंशियल एनालिसिस चैप्टर 2 जो हमारा था सिंपल थ्योरी। उसके बाद टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस में सिर्फ 2 ही टूल्स हैं जो हमारे सिलेबस में थे, कंपैरेटिव और कॉमन साइज, चैप्टर 3। उसके बाद चैप्टर 4 था अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स और 4 तरह के रेशियो, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, पूरी तरह से 100% क्लास 12th सिलेबस। और देन लास्ट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, प्रिपरेशन और एडजस्टमेंट्स अगर आप देखोगे तो डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन का, डिविडेंड का, टैक्स का, परचेज, प्रॉफिट या सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट, जो भी सारे क्लास 12th के थे। तो मतलब कि ये, अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना अकाउंटेंसी की, पूरा का पूरा सिलेबस आपका 100% बिल्कुल इंच बाय इंच और वर्ड बाय वर्ड इन डेप्थ सेम है जो आपने CBSE के अंदर पढ़ रखा है। अब हाँ, कई बच्चे कहते हैं कि सर इसमें NCERT का सिलेबस होता है या CUET NCERT बेस्ड करिकुलम देता है, तो आपने भी 12th में जो CBSE का पढ़ा है वो NCERT बेस्ड ही करिकुलम पढ़ रखा है, और जो भी बुक्स आपने रिफ्रेशर बुक से पढ़ाई करी है उसमें NCERT ऑलरेडी कवर्ड ही होता है। तो इसीलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप मजे से अपने क्लास 12th की बुक्स को, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हो या फिर उनको
रेफर कर सकते हो। तो कहीं कोई टेंशन नहीं है अकाउंटेंसी के सिलेबस में तो इन डेप्थ। अब चलते हैं इकोनॉमिक्स के सिलेबस पे। पेपर नंबर कोड नंबर मतलब 309 है। इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर आपको पहले मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स दिखाऊं, ये कोर्स 1 के नाम से दे रखा है। इसके अंदर है व्हाट इज माइक्रो, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये एक तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट 1 था, क्लास 11th का पोर्शन है वैसे ये। उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसके बाद इक्विलिब्रियम में यूटिलिटी अप्रोच में सिंगल कमोडिटी, टू कमोडिटी, कंज्यूमर बजट और ऑप्टिमल चॉइस, मतलब कि पूरा का पूरा यूटिलिटी एनालिसिस आ गया। उसके बाद यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच जो होता था वो यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यूटिलिटी अप्रोच के बारे में ही बोला है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भी आपको सिर्फ यूटिलिटी अप्रोच ही पढ़ना है मेनली, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच नहीं पढ़ना। बाकी सेफ्टी मार्जिन के लिए पढ़ना भी चाहो देखना भी चाहो तो कुछ हर्ज नहीं है वैसे तो। इसके बाद अगर हम डिमांड की बात करें, डिमांड टॉपिक में मार्केट डिमांड सेम, डिटर्मिनेंट्स, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग, शिफ्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको मेजर करने के देखो तरीके, परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, बिल्कुल हमारा 11th का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस सेम है। और फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो बिल्कुल 100% सेम है वैसे देखा जाए तो, जो हम सीबीएसई के सिलेबस में 11th में माइक्रो में पढ़ते हैं यहाँ तक तो। उसके बाद प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का दूसरा यूनिट है। प्रोडक्शन में शॉर्ट रन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, टीपीएमपी एपी के शेप्स। उसके बाद कॉस्ट के अंदर शॉर्ट रन कॉस्ट है, फिक्स्ड, वेरिएबल, टीसी, एसी, एमसी वाले। रेवेन्यू के अंदर टोटल, एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू, और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो भी एमसीएमआर अप्रोच। तो पूरी तरह से 100% मतलब सीबीएसई का ही सेम 11th का टॉपिक है, कहीं कोई भी वर्ड बाय वर्ड चेंज नहीं है। देन थर्ड यूनिट के अंदर आता है जिसमें हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ते हैं। उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ही है ये। तो ये वाला टॉपिक आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ही है, तो यहाँ पर अलग से दे रखा है बट इट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ओनली, तो घबराना मत। बाकी प्राइस डिटर्मिनेशन सेम, इक्विलिब्रियम प्राइस और शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई सेम। उसके बाद सप्लाई का टॉपिक है जिसमें डिटर्मिनेंट्स, शेड्यूल, सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलोंग, शिफ्ट, प्राइस इलास्टिसिटी और मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पूरी तरह से 100% सेम है। कोई भी नया शब्द मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा जो हम 11th में नहीं पढ़ते। और लास्ट है यूनिट मार्केट इक्विलिब्रियम, वो हमारा सेम ही है। एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई के केसेस हैं और 2 एप्लीकेशन होती हैं सिलेबस में, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग। तो पूरा का पूरा मतलब एक तरह से आपका 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर्ड है, फुल क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद कोर्स 2 जो है वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है। पहला है नेशनल इनकम, जिसमें आप फटाफट देख सकते हो सर्कुलर फ्लो, 3 मेथड्स हैं नेशनल इनकम निकालने के। उसके बाद एफसी, मार्केट प्राइस, जीडीपी एंड वेलफेयर, मतलब सारी बातें सेम हैं जो हमने क्लास 12th में पढ़ी होती हैं, कहीं भी कोई अंतर नहीं है। एक बहुत ही छोटा सा यूनिक सा कॉन्सेप्ट होता है बेसिक प्राइस का, जो 2 मिनट के अंदर हम कवर कर सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों ने ये ना पढ़ा हो, लेकिन डोंट वरी, पूरी तरह से सेम है। उसके बाद मनी एंड बैंकिंग, इसमें सब कुछ सेम है। मीनिंग, फंक्शन, मनी सप्लाई, क्रेडिट क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर, सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस। कमर्शियल बैंक के कोई फंक्शन नहीं है, तो अगेन क्लास 12th का ही सिलेबस है और सारे पॉलिसी टूल्स जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेशन का अगर आप यूनिट देखोगे, एडी और उसके कंपोनेंट्स, 2 सेक्टर मॉडल ही है हमारे में सेम, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड ये भी सेम, और मेजर्स टू करेक्ट देम ये भी सेम, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये भी सेम। तो बेसिकली ये भी पूरा यूनिट आपका क्लास 12th का सीबीएसई 100% सेम है, कुछ भी अलग या नया नहीं करना। देन गवर्नमेंट बजट अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट बजट के अंदर भी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव सेम है, क्लासिफिकेशंस दोनों के सेम, ये भी सेम, और 3 तरह के बजट है वो बहुत ही सिंपल सेम ही है। उसके बाद यूनिट 5 में बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज है। बीओपी का मीनिंग और कंपोनेंट, बीओपी सरप्लस डेफिसिट, और फॉरेन एक्सचेंज में फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और मैनेज फ्लोटिंग, दोनों के मेरिट्स, डीमेरिट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट और मैनेज फ्लोटिंग के बारे में। तो ये भी आपका क्लास 12th की तरह सेम है। इनफैक्ट इसमें तो फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड और सप्लाई के बारे में नहीं बता रखा, लेकिन फिर भी क्योंकि डिटर्मिनेशन है तो ऑब्वियसली वो उसके अंदर कंसिडर कर लेंगे, हम मान के चलेंगे, तो ठीक है, सेम ही 12th क्लास का हो गया। उसके बाद जो कोर्स 3 है वो आपका पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ये भी वैसे तो क्लास 12th का है, लेकिन अपनी मन की संतुष्टि के लिए देख लो जल्दी से। यूनिट 1 के अंदर आपको एक तो इंट्रोडक्शन जो हमारा चैप्टर 1 हुआ करता था, इंडियन इकोनॉमी ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद हमारा 1950 से लेकर 1990 तक का जो था वो वाला चैप्टर,
और मेन हमारी जो उसमें पॉलिसीज प्रॉब्लम्स थी एग्रीकल्चरल सेक्टर में, इंडस्ट्री में, फॉरेन ट्रेड में, वो वाला। तो बेसिकली क्लास 12th के हिसाब से चैप्टर 1 और 2 आपके पूरी तरह से सेम है, कोई अंतर नहीं है। और ये तो वैसे भी इतिहास है, अब इतिहास में तो क्या ही बदल लोगे भाई, जो 1947 में जो स्थितियां थी वो तो वही रहेंगी ना, अब कुछ फिगर तो बदल नहीं जाएगी, तो ये तो पूरी तरह सेम ही है। यूनिट 2 आपका रिफॉर्म्स का है। अब ऑब्वियसली रिफॉर्म्स एलपीजी ये भी सेम ही रहेंगे, बदलेंगे तो है नहीं, 1991 में जो हुआ वो तो सेम ही रहने वाला है, इतिहास है क्योंकि। उसके बाद यूनिट 3 आपका पूरा 100% सेम है, 4 चैप्टर्स इसमें कवर करें, HCF, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और एनवायरनमेंट। अगर आप अंदर पढ़ोगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, आपको पूरा का पूरा सेम मिलेगा, HCF में भी, रूरल डेवलपमेंट में भी, एम्प्लॉयमेंट में भी और एनवायरनमेंट में भी। और लास्ट यूनिट है इंडिया चाइना पाकिस्तान, उसमें ऑब्वियसली हमारा चाइना और पाकिस्तान के साथ जो कंपैरिजन है वो अलग अलग कुछ पैरामीटर्स पर, HDI और डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज तीनों देशों की जो थी वो सेम है। तो इसमें मतलब आपको इन शॉर्ट अगर प्रिस्क्राइब्ड PDF में भी आप चेक करोगे तो जो आपने CBSE के लिए तैयारी करते समय अपने 12th में पढ़ा था वो पूरा 100% सिलेबस करना है। बस इकोनॉमिक्स में आपको 11th का CBSE के हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो सिलेबस कवर करना है, और अकाउंट्स में भी सेम आपको जो मैंने बोला एक तरह से पूरा का पूरा अपना क्लास 12th का ही सिलेबस कवर करना है, इसमें तो 11th का भी कुछ नहीं करना। बाकी NCERT लिखा रहता है, बट डोंट वरी, आप जो 12th में प्रिपरेशन करते हो उसमें ऑलरेडी NCERT कवर हो जाती है। एक वेन डायग्राम से जल्दी से समझा देता हूँ। मान लो ये NCERT की करिकुलम है जिस पर बेस्ड आपका CUET का पेपर आता है, तो जो हम 12th की CBSE की तैयारी करते हैं और उस समय जो हम बुक्स रिफर करते हैं या उस समय जो आप अपनी प्रिपरेशन करते हो वो ऑलरेडी इस ब्लू कलर के वेन डायग्राम के अंदर चल रही होती है। तो NCERT आपकी ऑलरेडी कवर्ड रहती है, बस 12th में जो CBSE में आपने अच्छे से पढ़ रखा है उन्हीं को अच्छे से पढ़ना है। तो ये था बेसिकली प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। बाकी 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है, मेरे साथ अगर लाइव पढ़ना है उसकी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो 30 दिन का गेम है, अच्छे से मेहनत कर लो, फिर ड्रीम कॉलेज में मुलाकात